इस जनसंख्या, इस जनगणना के बाद नई जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। पंचायतों की संख्या, पंचायतों की बाउंड्रीज, पंचायतों का आरक्षण, सब कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बदलेगा जी। महाराष्ट्र में जाइए, आपको उत्तर प्रदेश का कोई एक व्यक्ति मिलता है, उसको आप अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारी से, अपने सिस्टम में किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या कहते हैं? अरे सर, ये मेरे गांव घर का आदमी है। हाँ। कई सारे राज्यों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये सफल रहा है, वहाँ पर सफलतापूर्वक लोगों ने उदाहरण के रूप में आप राजस्थान ले लीजिए, पड़ोसी राज्य है आपका। उत्तराखंड आपका सहोदर है, आपसे ही निकल करके बना है, अनुज है जी। गांव को घर खाली कहते नहीं है, गांव घर होता है। ये लगभग तय हो गया है कि पंचायतों के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि विधानसभा चुनाव के कितने दिन बाद होंगे जी। विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे तब तक नगर पंचायतों का ढोल मंजीरा पिट चुका होगा, वहाँ मुनादी हो चुकी होगी, चुनाव की तैयारी हो रही होगी। तो हो सकता है कि ये चुनाव और थोड़ा सा आगे बढ़े। बिटिया के ब्याह में साधन संसाधन कम पड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से ग्राम प्रधान की हो जाती है और ग्राम प्रधान उसको निभाते हैं। मेरे पास तमाम सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर प्रधानों ने जो जिम्मेदारियां नहीं थी उसको भी करके दिखाया है। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। डॉक्टर अखिलेश सिंह जी प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आजकल उत्तर प्रदेश में जो एक खबर बड़ी चल रही है कि 26 मई को ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे 5 साल के। लास्ट इलेक्शन हुआ था 2021 में और अभी तक ऐसी कोई सुगबुगाहट भी नहीं आई, कोई खबर भी नहीं मिल रही है कि आगे क्या होगा, ये चुनाव कब होंगे। अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है। तो सर, आप जो है राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जी, हम देख रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, आप उनके सलाहकारों से मिल रहे हैं, आप भाजपा में भी जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो ज़रा बताएं सर, ये ग्राम पंचायतों का क्या सीन है, क्या होगा इनके साथ? नहीं, एक बात, क्योंकि यह तो ट्रिपल इंजन का एक तीसरा इंजन है जहां पर प्रदेश में इतना बजट इनके माध्यम से जाता है। जी, एक बात तो तय हो गई है कि पंचायतों के चुनाव समय से नहीं हो पाए। 26 मई आने को है, आज हम लोग 17 मई को बात कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि चुनाव समय से नहीं हो पाए। अब चुनाव समय से नहीं हो पाए तो पंचायतों का कामकाज तो चलाना ही पड़ेगा जी। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का जो मत है वो ये है कि चुने हुए लोगों को ही दायित्व दिया जाना चाहिए। कार्यवाहक जो व्यवस्था है उसको चलाने का दायित्व भी चुने हुए लोगों के पास होना चाहिए जी। अब ये प्रश्न आता है कि साहब, चुने हुए लोगों के पास ही क्यों होना चाहिए? तो मेरा बड़ा स्पष्ट सा इसमें मत है कि जब एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है और दूसरे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, इसके बीच का जो दरमियानी समय है इसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। ऐसी ही व्यवस्था संविधान ने दी है। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, 3 सदन हैं भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। तो जिस तरह से लोकसभा में एक प्रधानमंत्री के चयन के पहले रिक्तता नहीं रखी जाती है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों में विधानसभाओं में भी यही व्यवस्था है, तो ग्राम सभा में भी वही व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो हम लोग इसीलिए प्रयासरत हैं कि जो प्रधान हैं, एग्जिस्टिंग प्रधान हैं, चुने हुए प्रधानों को दायित्व देना चाहिए और जब तक चुनाव नहीं होते उनसे कामकाज जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, काम तो आप नहीं रोक सकते हैं और जैसा हम देखते हैं कि हर साल में करीब 32,000 करोड़ का जो बजट है हर साल का, वह ग्राम पंचायतों को उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो जब इतना बजट गांव की इकोनॉमी में जा रहा है तो आप उसको अचानक से एक ब्रेक या बैरियर तो नहीं लगा सकते। यह भी अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं यदि कार्यवाहक ना कोई बनाया जा नहीं, सके। खाली जो 32,000 करोड़ का जो फंड है ये तो एक विभाग की बात है, पंचायती राज विभाग की बात है। हम ग्राम विकास विभाग की भी सारी एक्टिविटीज हम ही करते हैं। मैं आपको बताऊं कि 17 ऐसे विभाग जो जिले में मुख्य विकास अधिकारी देखते हैं और राज्य में कृषि उत्पादन आयुक्त देखते हैं।
वो सारी योजनाओं का संचालन पंचायतें सीधे करती हैं। कार्य योजना तो हम 29 विभागों की बनाते हैं जी। तो ये सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए सालाना बजट की बात नहीं है। ये पूरी जो रूरल इकोनॉमी है, पूरा जो रूरल डेवलपमेंट है, बल्कि खाली विकास के कार्यों तक ही सीमित नहीं है जी। पंचायत राज अधिनियम में लिखा है कि हिताधिकारी का चयन ग्राम सभा करेगी। तो एक लाभार्थी के चयन का दायित्व भी गांव की सरकार पे ही है, ट्रिपल इंजन की सरकार पर ही है। जिनको तो आवास देना है या जल का आवास कनेक्शन है, देना शौचालय है, सिलेंडर है, पानी का कनेक्शन है, सिलेंडर है, ये सब लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा को करना होता है, ट्रिपल इंजन की सरकार को करना होता है जी। और सबसे ज़्यादा तो इसकी आवश्यकता विधानसभा चुनाव से तुरंत पहले पड़ती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी स्कीम्स पहुंचा देनी है। ये निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जिसको आपको बाधित नहीं करना चाहिए। चुनाव समय पर नहीं हो पाए इसमें पंचायतों का कोई कसूर नहीं है जी। गांव में रहने वाले व्यक्तियों का इसमें कोई दोष नहीं, चुनाव समय पर नहीं हो पाए। चुनाव समय पर नहीं हो पाए ये सरकार की मजबूरी है जी। सरकार के सामने परिस्थितियां हैं जी। पर परिस्थितियां किसी और की और नुकसान किसी और का नहीं होना चाहिए। नहीं, अक्सर मैं ये देखता हूँ सर कि लोगों का जो अब जैसे सारा बंगाल चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, जो फोकस होता है वो विधानसभा के चुनाव पर या लोकसभा के चुनाव पर। अब उत्तर प्रदेश पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि ये जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं यह भी बहुत आवश्यक होते हैं। यह इसलिए क्योंकि जो गांव देहात में लोग रहते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी का, जीवन का डेली बेसिस पर इससे सीधा संबंध होता है। ऐसा भी है? नहीं, रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर के और जीवनकालिक जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, भाई रोटी कपड़ा और मकान, इसके बगैर तो जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है जी। रोटी कपड़ा और मकान तीनों का जो दायित्व है, जो बेसिक दायित्व है, कल्याणकारी राज्य के जितने दायित्व हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी की सारी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों पर निर्भर हैं और ग्राम पंचायतें उनका अनुपालन करती हैं, ग्राम पंचायतें उनको लागू करती हैं। अगर आप प्रधानों के अलावा जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पहले से चली आ रही है, एडीओ पंचायत को आप प्रशासक बना देते हैं, आप दूसरे विभाग के ग्राम्य विकास के एडीओ को प्रशासक बना देते हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी को बना देते हैं, तो उनकी गांव और गांव की व्यवस्था के बारे में जो जानकारी है वो बहुत सतही होती है, बहुत सामान्य होती है, बहुत साधारण होती है। कोई वहां रहकर ये कार्य करना भी नहीं चाहता, उसको पनिशमेंट टाइप लगता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि उसके पास सिर्फ एक ग्राम पंचायत नहीं होती, उसके पास एक बड़ा एरिया है काम करने के लिए। लीडरशिप उसकी दक्षता नहीं है। गांव वालों ने एडीओ पंचायत को वोट नहीं दिया था, गांव के लोगों ने वोट दिया था गांव के अपने बीच के किसी व्यक्ति को जिस पर उसको विश्वास था, जो उनका जांचा परखा हुआ व्यक्ति था और 24 घंटे उनको सुलभ था जी। तो आप जनता के वोट को, जनता ने जिसको वोट दिया है, आपको दायित्व तो उसी को देना चाहिए, आपको भी उसी पर विश्वास करना चाहिए जिस पर जनता ने विश्वास किया है। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं सर, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की कि बिजली की व्यवस्था हो या किस गांव में क्या रोस्टर लगता है बिजली का कि कितने समय तक बिजली उपलब्ध हो ना हो, उसके लिए भी लोग प्रधानों को ही या पंचायतों को ही बोलते हैं। डेटा केबल्स लग रहे हैं या प्रधानों का जो पंचायती भवन होता है वहाँ इन सब सुविधाएँ आजकल मिल रही हैं। तो क्या यह भी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई हैं आज के समय में? बड़े काम आपके प्रभावित हो जाएंगे। मैं उस पर कई हजार गौ आश्रय स्थल आपने बना रखे हैं जी। एक कर्मचारी को क्या पड़ी है गौ सेवा करने की? गौ सेवा एक व्यक्ति के लिए विचारधारा हो सकती है, एक परिवार का लक्ष्य हो सकता है, एक गांव का सामूहिक निर्णय हो सकता है, पर एक कर्मचारी का उससे क्या लेना देना है? इसके साथ अभी जुलाई में आपको जी राम जी योजना लॉन्च करनी है। एमजी नरेगा जो बदल गई है अब जी राम जी हो गई। जी जी जी। तो जी राम जी को तो प्रधान जी ही लागू कर पाएंगे, उनको तो आपके प्रशासक। हाँ, कारण ये है कि वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है
आपने 100 दिन के रोजगार के अवसर को 125 दिन में बदल दिया, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है जी। आपने मजदूरी बढ़ा दी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, राज्य को, भारत सरकार को ऐसा करना ही चाहिए। मजदूरी बाजार की जो दरें हैं उस हिसाब से आपको इंश्योर करना चाहिए, स्वागत योग्य है। लेकिन ये सब किसके भरोसे आप करोगे? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जी? मास्टर रोल कैसे भरा जाएगा, हाजिरी कैसे लगेगी, भुगतान कैसे होगा? और तो ये सारी की सारी व्यवस्था आप तभी सुचारू चला सकते हो जब प्रधान प्रशासक होंगे। और आपने जब कहा कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, तो हम यह भी देखते हैं कि जब गांव की अर्थव्यवस्था सुधरती, गांव में यह बजट जाता है, तो शहरों पर जो लोड होता है या शहरों पर जो लोग पलायन करते हैं गांव से, वह भी कम होता है। तो ग्राम पंचायतों का भी इसमें या प्रधानों का भी इसमें रोल होता है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज है और एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज है। गांव का प्रधान एक गारंटी कार्ड होता है जिस पर जिसको जो मनाता है अपने आप भर लेता है प्रधान से पूछे बगैर। बिटिया के ब्याह में साधन संसाधन कम पड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से ग्राम प्रधान की हो जाती है और ग्राम प्रधान उसको निभाते हैं। मेरे पास तमाम सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर प्रधानों ने जो जिम्मेदारियां नहीं थी उसको भी करके दिखाया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोट करना चाहता हूं। 2021 में 2022 के विधानसभा के चुनाव का जस्ट पहले का समय था, जैसे जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं 2027 के चुनाव होने वाले हैं और अब लोग 2026 में बात कर रहे हैं मई के महीने में। इसी तरह से ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया था। 2.5 लाख लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए बुलाए गए थे लखनऊ में ग्राम उत्कर्ष समारोह में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि कोविड में उन्होंने प्रधानों को जिस हौसले के साथ, जिस समर्पण के साथ काम करते हुए देखा है, उसका उल्लेख करते हुए वो खुश हो रहे थे, बताते हुए बहुत आह्लादित हो रहे थे। हाँ, जबकि और मैं संदीप जी बड़ी खुशी होती है मुझे ये शेयर करते हुए, उन्होंने इसका इनाम भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो पंचायतों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा, 2.5 लाख लोगों के बीच में कहा, हमारे सब प्रधान साथी प्रदेश भर से आए थे, खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि हम गांव के विकास तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। प्रधानों की सुविधाएं, संसाधन बढ़ जाएं, वही हमारा लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गांव की सरकार बनाने के पक्षधर हैं, गांव को एक सरकार की तरह हम देखना चाहते हैं। तो जो चुनी हुई सरकार गांव की है, तो अभी जहां से आपने बात शुरू की थी मैं वहीं आता हूं कि हम लोग भागे भागे घूम रहे हैं जी। तो ये वास्तविकता है, बात सही है जी। अपनी बात लेकर के बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे जाना चाहिए। हम लोग बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे जा रहे हैं। नहीं, एक बात और है सर, गांव के संबंध में, चूंकि हम लोग भी रहे हैं, देखे हैं, समझते हैं, गांव एक समाज के रूप में रहता है। गांव एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में नहीं रहता, एक इंडिविजुअल परिवार जैसे शहरों में एक फ्लैट्स में लोग रहते हैं, घरों में रहते हैं, मोहल्ले के रूप में। गांव एक पूरा गांव समाज के रूप में रहता है। तो वहाँ प्रधान का बड़ा महत्व होता है। नहीं, मैं तो भाई क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से, उनके संदीप जी और थोड़ा सा गहराई से आप महाराष्ट्र जाइए। आप उत्तर प्रदेश के हैं, इत्तेफाक से हम दोनों उत्तर प्रदेश के। महाराष्ट्र में जाइए, आपको उत्तर प्रदेश का कोई एक व्यक्ति मिलता है, उसको आप अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारी से, अपने सिस्टम में किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या कहते हैं? अरे सर, ये मेरे गांव घर का आदमी है। हाँ, क्या कहते हैं यार? यही कहते हैं, गांव को घर कहते हैं ना। जी। गांव को घर खाली कहते नहीं है, गांव घर होता है। और मैं यही बता रहा हूं मिलकर के सब लोगों को। 2 अप्रैल को जी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी ने साथियों के साथ प्रमुख सचिव पंचायती राज को निदेशालय में मिलकर के बताई ये बात। सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ा। 20 अप्रैल को हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर के इस बात से अवगत कराया कि हम लोग क्यों चाहते हैं कि प्रधान प्रशासक बने, प्रधानों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। 5 मई को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार साहब से मिलते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं
क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए। एसीएस टू सीएम संजय प्रसाद साहब को हम लोगों ने मिलकर के ब्रीफ किया, उनको बताया, उनके जितने ओएसडी हैं सारे लोगों को मैंने मिलकर के व्यक्तिगत रूप से संगठन के साथियों के साथ मिलकर के बताया। माननीय पंचायती राज मंत्री जी से मिलकर के, और आज अभी दोपहर में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय पंकज चौधरी साहब के साथ था, उनसे भी संगठन के पदाधिकारियों ने बात की और बताया कि भाई क्यों गांव की सरकार होनी चाहिए, क्यों ट्रिपल इंजन की सरकार को आपको महत्व देना चाहिए, क्यों चुने हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने रखी हैं, लगातार निरंतरता के साथ रखी हैं। जी, आपका सर देखिए विचार तो बहुत उत्तम है कि जो जैसे चल रहा है फिलहाल वैसे ही चलने दिया जाए, और जब आपकी इच्छा हो चुनाव कराने की, जब भी इच्छा हो या जैसे भी निर्देश हो, इस बार तो मुझे नहीं लगता कोई कोर्ट में भी गया है, जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या नहीं, इस बार भी कोर्ट में गए, इस बार भी अभी तक कोर्ट का आदेश आया, इस बार भी कोर्ट में गए हैं जी। पर मैं न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव अभी आपको विधानसभा चुनाव के पहले पंचायतों के चुनाव होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। ये लगभग तय हो गया है कि पंचायतों के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होंगे जी, लेकिन ये तय नहीं है कि विधानसभा चुनाव के कितने दिन बाद होंगे जी। विधानसभा के चुनाव खत्म होंगे तब तक नगर पंचायतों का ढोल मंजीरा पिट चुका होगा, वहां मुनादी हो चुकी होगी, चुनाव की तैयारी हो रही होगी। तो हो सकता है कि ये चुनाव और थोड़ा सा आगे बढ़े, नगर पंचायतों के साथ चुनाव तक की स्थिति आए। तो सर तो इतने लंबे समय तक आप सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आप इंस्पेक्टर राज लागू नहीं कर सकते प्रजातांत्रिक संस्थाओं में। बिल्कुल, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए जी। ये आपका निर्णय तो है ही, पर ये व्यवस्था भी होनी चाहिए हमारी कि हम इतने लंबे समय तक चुनी हुई संस्थाओं को प्रशासन के हाथ में नहीं दे सकते। कार्यवाहक के रूप में किसी को करना, उस पर कार्यभार नहीं डाल देना है कि वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, और फिर वो एक आदत हो जाती है, एक सिस्टम अपने आप में एक पैरेलल सिस्टम बन जाता है। उसको फिर आपको वापस से बैक टू द सिस्टम लाना बड़ा मुश्किल है। तो बेहतर तो यही है कि जो व्यवस्था चल रही है वह चलती रहे। अब होता क्या है संदीप जी, फिर सारी बातें आके टिक जाती हैं कि कानून क्या कहता है। हाँ, ये वही मैं जानना चाह रहा था कि राज्य का कानून क्या कहता है। किसी के मन से तो होता नहीं है, तो किसी विधान से होता होगा। विधान से चलता है जी। तो विधान ये कहता है कि प्रशासक या प्रशासनिक समिति, तो प्रशासक और प्रशासनिक समिति दोनों के विकल्प आपके पास ग्राम पंचायत के रूप में है। ग्राम पंचायत भी तो एक कमेटी ही है, एक समिति ही तो है जिसके चुने हुए मेंबर्स हैं और प्रधान हैं। तो संगठन का ये सुझाव है, संगठन का ये मत है कि गांव पंचायत के ही 2-3-4 सदस्यों को लेकर के एक छोटी कैबिनेट बना करके और प्रधान को ही प्रशासक बना करके एक प्रशासनिक समिति के रूप में कार्यभार चलाना चाहिए जी। और उत्तर प्रदेश के लिए ये बात नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूं तो जी, पर कई सारे राज्यों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये सफल रहा है, वहां पर सफलतापूर्वक लोगों ने उदाहरण के रूप में आप राजस्थान ले लीजिए, पड़ोसी राज्य है आपका। उत्तराखंड आपका सहोदर है, आपका आपसे ही निकल करके बना है, अनुज है जी, आपका हिस्सा है, अंग है, और उत्तराखंड है। माननीय योगी जी तो वहाँ अक्सर जाते भी रहते हैं, अपनी गृह निवास है आदरणीय योगी जी का। एक मासूम सवाल और है सर, मासूम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे वो बार बार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव है, नगर पंचायतों के चुनाव, इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि यह अलग अलग होते हैं। तो क्या कम से कम प्रदेश के अंदर ये जो छोटे मोटे जो मतलब हमारे जो ज़रूरी चुनाव हैं, छोटे तो नहीं कहूँगा, पर विधानसभा या लोकसभा से जो ट्रिपल इंजन में जो तीसरा इंजन है, इनके ये चुनाव साथ नहीं हो सकते हैं? क्या देखिए, लोकल बॉडीज और पंचायती राज 2 तरह की संस्थाएं हैं आपके पास। एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, PRIs हैं, और लोकल बॉडीज हैं। तो ये दोनों परस्पर एक जैसी संस्थाएं हैं, एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। एक 73वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से चल रही हैं, एक 74वें संवैधानिक संशोधन के हिसाब से चल रही हैं। एक देशकालीन परिस्थितियों में एक जैसी व्यवस्थाओं के साथ ये आए हैं, अस्तित्व में आई हैं।
तो नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों के चुनाव एक साथ करा करके 2023 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर पंचायतों के चुनाव भी लगभग उसी समय हुए थे जी। तो कर सकते हैं अगर सरकार कराना चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहती है। हाँ, तो कोई बुराई नहीं है, कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा, उसका तो कम से कम आपका आरंभ तो कहीं से होगा ही जी। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन तक तो बहुत सारे आपकी प्रक्रियाएं, जटिल प्रक्रियाएं और प्रदेश के अंदर तो किए जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। SIR की दुश्वारियां भी आपने देखी जी जी, कितनी जटिलताएं हैं SIR में, जब आप और अभी उसका अध्ययन करेंगे, उसमें उसकी व्यवहारिकता को जांचेंगे तो देखेंगे। तो उस पर भी सरकार के पास एक विकल्प है। सर, एक जो पंचायतों की वोटर लिस्ट है संदीप जी, इन्हीं को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। पंचायत की ही वोटर लिस्ट को यूनिवर्सल वोटर लिस्ट मान लेना चाहिए। लोकल बॉडीज की जो वोटर लिस्ट है उसी को यूनिवर्सल वोटर लिस्ट मान लीजिए। टाउन एरिया की, भाई स्टेट ने ही तो बनाया है। हाँ। भारत सरकार की जो निर्वाचक नामावली है, जो वोटर लिस्ट है, कौन बनाता है? राज्य ही तो बनाता है, राज्य की मशीनरी तो बनाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की भी जो वोटर लिस्ट है वो कौन बनाता है? राज्य ही तो बनाता है, राज्य के ही तो कर्मचारी अधिकारी बनाते हैं। सही है। तो इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए, इसको संशोधित कर लीजिए। और एक तो सर और सवाल है कि अभी 2026 में जनगणना की भी व्यवस्था शुरू हो गई है या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वह भी एक व्यापक कार्य है, तो उसमें भी तो ये पंचायत और प्रधानों का महत्वपूर्ण रोल होता है। संदीप जी, सब बदल जाएगा। पंचायतों का सारा तंत्र, सारी की सारी एग्जिस्टेंस बदल जाएगी जनगणना के बाद। जनगणना के बाद आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा पंचायतों को, और मेरा अनुमान है कि तकरीबन 3000 नई पंचायतें अस्तित्व में आएंगी जनगणना के बाद, नो लेस देन 3000। अभी 57,000 है, 57,000 है, इनकी संख्या 60,000 के पार जाएगी जी। जब 3000 नई पंचायतें आप बना रहे होंगे तो उनके वार्ड बदलेंगे। जब आपकी नई ग्राम पंचायतें बनेंगी तो क्षेत्र पंचायतों के वार्ड बदलेंगे। नई क्षेत्र पंचायतें जब बन रही होंगी तो जिला पंचायतों के वार्ड बदलेंगे, उनकी बाउंड्रीज चेंज होंगी। तो आपका जो बाउंड्रीज हैं वो सारी की सारी बदलेंगी। बिल्कुल। उसके साथ क्या बदलेगा, फिर उसके बाद परिसीमन, डिलिमिटेशन के बाद फिर परिसीमन होगा। सीटों के आरक्षण की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या तय की जाएगी। इन बिटवीन आपको ओबीसी की पॉपुलेशन चूंकि मिल चुकी होगी तो उस हिसाब से आरक्षण का तालमेल आपको उसके साथ सेट करना पड़ेगा। आपकी सरकारों ने निर्णय लेने में जो अभी देखा आपने, लोकसभा में महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए जो कानून आ रहा था उनके आरक्षण के लिए, हम लोग पंचायत वाले किस्मत वाले हैं कि हमारे वहाँ ये पहले से लागू हो गया था। हमारे यहाँ 33% आरक्षण में 50% से ज्यादा महिलाएं आज की तारीख में पदाधिकारी हैं। हमारे वहाँ चुनाव हो चुका है। तो इस जनसंख्या, इस जनगणना के बाद नई जनगणना, नई जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। पंचायतों की संख्या, पंचायतों की बाउंड्रीज, पंचायतों का आरक्षण, सब कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बदलेगा जी। और ये बदलते बदलते करते करते आपको लगभग वही टाइम आ जाएगा जब नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे होंगे, जब नगर निगमों के चुनाव हो रहे होंगे। ये करते करते आपको वही समय पहुंच जाएगा, वही उसी जगह पर जाकर के आप खड़े हो जाएंगे। मैं तो ये भी देख रहा हूँ सर, इस प्रक्रिया को करने के लिए भी जो लोग आपको चाहिए वो भी आपको यही प्रधान और यही संगठन से ही मिलेंगे, जो लोग एग्जिस्टिंग चल रहे होंगे। जितनी आपने कार्य बताया कि अभी परिसीमन है, जनगणना है, नेतृत्व के बगैर तो कुछ चलता नहीं है। और अभी तो, और मैं बहुत स्पष्ट हूँ, बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को कहता हूँ, हर मंच पर कहता हूँ, गांव को 3 लोग चलाते हैं, एक हारा हुआ प्रधान, एक जीता हुआ प्रधान, और एक प्रधानों का जो नया दावेदार है प्रधान पद का, वो 3 लोग मिलके 3 लोगों के बीच में नेतृत्व तो गांव का चलता है। बिल्कुल। और जब प्रशासक होगा तो ये तीनों मायूस होंगे, तीनों उदास होंगे, तीनों न्यूट्रल होंगे। और जब नेता न्यूट्रल होगा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको नहीं मिलेगा। फिर पब्लिक का जो इनपुट मिलता है, कोई इंसेंटिव नहीं है ना, तो तीनों प्रधानों का जी कोई इंसेंटिव नहीं है कि वह क्यों करें। और एक तो महत्वपूर्ण मैं भी देख रहा हूँ सर, क्यों चूंकि विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो बहुत सारी स्कीम्स तो इसी
समय में लॉन्च की जाती हैं। और यह तय है, बिहार चुनाव हमने देखा, मध्य प्रदेश का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, सब हमने देखा कि अनाउंसमेंट्स होती हैं और स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं और डिलीवर की जाती हैं आचार संहिता से पहले। पूरा उसमें भी तो आपके यही पूरा प्रधान फोकस संदीप जी, उसमें तो उस प्रक्रिया में तो यही प्रधान लोग ही कार्य देखिए करते हैं। आपके पास, स्टेट के पास दोनों तजुर्बे हैं और छोटे मोटे नहीं हैं, प्रचुर अनुभव है आपके पास। प्रशासकों को जब आपने कार्यवाहक दर्जा दिया और कामकाज वैकल्पिक रूप से दिया, तो कोविड काल में 4,000 करोड़ रुपए के भुगतान कहां हो गए किसी को पता नहीं है। बाद में राज्य सरकार ने उस पर कॉग्निजेंस लिया, उसकी जांच हुई, उसके सत्यापन हुए, रिपोर्ट्स शासन के पास कार्रवाई के लिए पेंडिंग है। प्रधानों को जब जब आपने दायित्व दिया तो राज्य के मुख्यमंत्री मंच से कह रहे हैं कि हमने ऐसा सोचा नहीं था जैसा प्रधानों ने कोविड के काल में किया, कोविड के समय में किया। दोनों उदाहरण आपके पास हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है, जो हम लोग लगातार, भाई हमारी विभाग से भी बात हो रही, विभाग के रूप में निदेशक पंचायती राज से हम लोग संवाद में हैं, शासन के रूप में निरंतर हम लोग पंचायती राज विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय है वो शासन के रूप में उनके संपर्क में है, सरकार के रूप में माननीय पंचायती राज मंत्री जी के संपर्क में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, और संगठन भी, हम लोगों ने संगठन को भी इस बात से अवगत कराया, संगठन भी अवगत है इस बात से। आज पंकज चौधरी साहब के साथ लंबी मंत्रणा हुई, लंबी बात हुई, उनको भी हम लोगों ने अवगत कराया। तो सारी स्थितियां परिस्थितियां जो भी हैं, सारे विकल्पों पर खूब खुले मन से चर्चा हो रही है, बात हो रही है, संवाद हो रहा है, और मैं पूरे विश्वास में हूं कि ये जो दायित्व है ये प्रधानों को ही मिलने जा रहा है, प्रधानों को ही मिलने वाला है जी। और अगला जो पॉडकास्ट हम लोग करेंगे, फिर ये बात करेंगे कि भाई अब इस दायित्व के बाद कैसे इसका निर्वहन करने में प्रधानों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जी। चूंकि प्रधान के रूप में काम करना उनका एक अनुभव रहा है, और एक प्रशासक के रूप में जी कैबिनेट का साइज छोटा हो जाएगा। दूसरे, आप जो नीतिगत निर्णय लेते हैं वो अधिकार आप में निहित नहीं रहेंगे। तीसरी, आपकी जो आंसरेबिलिटी अभी फोकस्ड वे में पब्लिक के साथ है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ बढ़ेगी। आप सरकार के एक अभिन्न हिस्से की तरह वैसे भी हैं, प्रशासक के रूप में आपकी जवाबदेही प्रशासन की तरफ और थोड़ी बढ़ेगी जी। तो उनके लिए क्या उनके डूस होंगे, क्या डोंट्स होंगे जी। प्रधानों को प्रशासक के रूप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वाली संभावना पर, इस वाली गुंजाइश पर हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, फिर बात करेंगे, आपके श्रोताओं और दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। तब तक तो मेरे ख्याल से वो नियमावली या वो गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार के माध्यम से भी आएंगी। जब वो सरकार निर्णय लेगी तो अपनी गाइडलाइंस इत्यादि इत्यादि तो वह सबको बताएगी। तो दर्शकों, मुझे याद आता है प्रधानों का इम्पोर्टेंस जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब जम्मू कश्मीर में 370 लगाना था, या जम्मू कश्मीर से 370 को एब्रोगेट करना था, उससे पहले उन लोगों ने वहाँ के ग्राम पंचायतों प्रधानों से बहुत बात की, उनसे सीधा कनेक्ट किया और कश्मीर के लोगों का ये भ्रम तोड़ा कि दिल्ली सुनती नहीं है या दिल्ली हमको डिस्टर्ब करती है। और आज जो कश्मीर में शांति है उसका बहुत बड़ा कारण है जो केंद्र का सीधे वहाँ के ग्राम प्रधानों से जो सीधा संपर्क है वह कार्य आता है। तो ग्राम प्रधानों का एक अपना एक रोल है। गाँव देहात हमारे इतने, भारत गाँव में बसता है, और मैं बताऊँ आज भी बसता है, और एक भारत गांव में बसे, यह आवश्यक है, शहरों पर लोड कम हो। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। संदीप जी, एक छोटा सा डेटा आपको, आपके दर्शकों को देना चाह रहा था। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसका आप एनालिसिस करिए तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र में जो मत मिले हैं, जो वोट मिले हैं, उसमें 6% की गिरावट आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6% का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में। तो ये इस बात के लिए हमें इंगित करता है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात के लिए इंगित करता है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में
ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, ज्यादा आपको खुले हृदय के साथ रहने की आवश्यकता है, आपको और ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को चलाने की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाने की आवश्यकता है। और ये सारी जरूरतें अगर प्रधान को प्रशासक बना के पूरी हो रही हों तो क्यों नहीं? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई इसमें ऐतराज होना चाहिए, किसी को कोई ऐतराज हो सकता है। अब अभी कुछ समय की बात है, ऐसे कुछ कोई समय है तो के अभी नहीं है। जी, तो ये बड़ा आवश्यक था आपसे बात करना, ये समझना, ये जानना कि गाँव में क्या हो रहा है। गाँव की कहानियाँ तो हमें सुनने को मिलती हैं बड़ा रोमांटिसाइज तरीके से, पर वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की जो इस समय की व्यवस्था है वह जानना बहुत आवश्यक है। विधानसभा के चुनाव बस सर पर हैं, तो गाँव में जैसा आपने बताया कि क्या कंडीशंस हैं, कौन वहाँ जिम्मेदार है, कौन नहीं है, कैसे साधना है, क्या करना है, और उसके अलावा गाँव के लोगों का जो डेली का जीवन यापन है वह इन्हीं क्या कहते हैं, अब लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बंद हो जाए, सभासद न रहें तो यहाँ तो शहर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ वहाँ का भी है जैसा अभी अब चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है गाँव को गाँव बने रहने देना, बसे रहने देना, पलायन ना हो, सारा बजट वहाँ जाए, कार्य हो, ताकि जो एक व्यवस्था थी, एक जीवन परंपरा थी हज़ारों साल की, लोग वैसे जिएं और हाँ नई एमिनिटीज़ के साथ जिएं, सुविधाओं के साथ जिएं, बिजली के साथ एसी लगा के सबके साथ जिएं, पर अपने घर परिवार समाज के साथ रहकर जिएं। ये बड़ा आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से यह भी एक ज़रूरी बात थी। तो अखिलेश सर आपने बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके प्रारब्ध के दर्शकों को जी सादर प्रणाम, और मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को जन जन तक लेकर के जाएंगे आपके जो दर्शक हैं, जो सुधी श्रोता हैं, उन सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ जी। तो दर्शकों आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आप कहाँ से हमें सुनते हैं, देखते हैं, वह भी हमें ज़रूर बताएं। और गांव के प्रति आपके क्या सोच हैं, विचार हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आवश्यक थी ये बातचीत, इसलिए आज हमने यह की, और आपके माध्यम से दूर तक जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।